नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं। इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रही हैं सुविज्ञा दुबे, या मैं यूं कहूं डायरेक्टर राइटर सुविज्ञा दुबे। सुविज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं शुरुआत आपके बचपन से ही करती हूँ। हम तो जानते ही हैं कि आप यहीं से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन थोड़ा सा आप भी बताएं दर्शकों को कि बचपन की शुरुआत कैसे हुई और ये यहाँ तक का पहुँचना कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे घर आके। पहली बार मैं गेस्ट की तरह आ रही हूँ और ये मेरा ननिहाल है। सो मैं 4 साल बाद आ रही हूँ और रायपुर हैज सिग्निफिकेंटली चेंज्ड। नाउ आई विल टॉक अबाउट माई चाइल्डहुड। मेरी पैदाइश बिलासपुर की है। मैं वहाँ 2007 तक थी। वहाँ मैंने सेंट फ्रांसिस में अपनी पढ़ाई की। मेरे फादर वहाँ पे टीचर थे, PCM टीचर थे पुष्पराज में। और उनके जाने के बाद और भाई के बॉम्बे मूव होने के बाद मैं और मॉम रायपुर शिफ्ट हो गए। यहाँ मैंने सालेम से अपनी पढ़ाई की और जब तक मैं 12th में थी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं ये करूँगी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँगी। बचपन में जब पहली बार चेतन भगत की किताब पढ़ी, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो मुझे लगा मैं राइटर बनूंगी। ये मेरा पहला थॉट था। अच्छा, ओके। उसके बाद वो थॉट इधर उधर घूम फिर के कभी ट्रैफिक पुलिस, कभी टीचर, कभी कुछ इधर उधर जंप करता रहा। बट आई एंजॉयड रीडिंग अ लॉट। मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। हाँ, किताबी, ये स्कूल की किताबें नहीं। अच्छा। हाँ, एकेडमिक्स में मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट था। आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। लेकिन लिटरेचर में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। सो मैंने कॉमर्स लिया स्कूल में। मैं सालेम में जब थी, ISC बोर्ड था, तो मेरे पास हिंदी और कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन था। देन आई चूज कंप्यूटर साइंस, क्योंकि सब कंप्यूटर साइंस ले रहे थे। मैंने पता नहीं क्यों हिंदी नहीं लिया। एंड आई फेल्ड। मैं 12th में मैं फेल हो गई। एंड आई वाज लाइक, यार मैं क्या करूँगी, दुनिया ख़त्म हो गई है। मैं इधर उधर देख रही हूँ। मेरी दोस्त है बचपन की, निशा, उसने मुझे कॉल किया। मैं पहली बार तब बॉम्बे गई थी वेकेशन के लिए। और मैंने कहा रिज़ल्ट बता। और उसने कहा कि यार तेरा तो नंबर ही नहीं है रिज़ल्ट में, एक बार डबल चेक करती हूँ। फिर उसने फिर से मुझे कॉल किया, बोला कि देख बहन, मुझे लग रहा है कि तू फेल हो गई है। तो दैट वाज 2012। मैं वापस आई। मैंने 1 साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। अच्छा, ठीक है। और जब मुझे मेरा रिजल्ट मिला था ना 12th का, फर्स्ट टाइम वाला, तो मुझे 76 मिले थे इंग्लिश में। ओके। और बाकी सब में मुझे 30 के अंडर मिला था। ओके। दूसरी बार मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया। आई पास्ड। मुझे चाहिए था बस पास्ट। हाँ। और आई थिंक फॉर अ लॉन्ग रन मुझे भगवान तैयार कर रहे थे कि भाई तुम फेल हो, कोई बात नहीं, आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई एंडेड अप चूजिंग लॉ, क्योंकि 12th के बाद मुझे कहा गया कि लॉ इंटरेस्टिंग है, उसमें केस स्टडीज़ होती हैं। केस स्टडीज़ कहानियों की तरह होती हैं, तो तुम पढ़ लो। तो मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया। एंड लॉ के बाद वाइल डूइंग लॉ आई गॉट इनटू फिल्म्स। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँ कि ये चाहूँगी कि जो सुविज्ञा जी हैं वो हैं तो वैसे छत्तीसगढ़ से ही, लेकिन फ़िलहाल में अभी वो मुंबई में है। फोर्स 2 मूवी आप लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा मैं बात कर रही हूँ केदारनाथ मूवी की, जो काफ़ी अच्छी मूवियों में मानी जाती है। इसके अलावा कई सारी ऐसी बड़े पर्दे की फिल्में हैं जिनमें बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने काम किया है। सारेगामापा से भी जुड़कर इन्होंने काम किया है, जो हम शो देखते हैं। इसके अलावा मैडडॉग फिल्म्स जो आती हैं उनके साथ जुड़कर ये काम कर रही हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये कर चुकी हैं। आने वाले समय में भी शुभकामनाएं हैं कि वो और बड़े सब्जेक्ट से जुड़ के, पर्दों से जुड़कर काम करें। आगे बढ़ाते हैं इंटरव्यू को, और मैं पूछना तो ये चाहती हूँ कि मुंबई कब जाना हुआ, शुरुआत कैसी हुई, कैसे दिमाग में आया कि अब बस करियर यहीं बनाना है? मुंबई में गई क्योंकि
मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था लॉ के लिए, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट का मेरा सिलेक्शन हुआ था एंड माय ग्रैंडमदर वाज लाइक कि देखो तुम्हारे बड़े भैया बॉम्बे में हैं और फाइनेंशियल स्टेट भी ठीक था, बट ऐसा नहीं था कि तीनों बच्चों को अलग अलग जगहें भेज सके, क्योंकि इट वाज माय मॉम एंड ग्रैंडमदर ओनली जिन्होंने हमें बड़ा किया है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे बड़े भाई हैं वहाँ पे सत्यजीत, तुम्हारा घर का तो इंतजाम हो जाएगा, फिर तुम फिगर आउट कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तो दादी ने पहले से ही कह दिया था कि अब देखो बेटा तुम्हें खुद ही करना है, हमने यहाँ तक बड़ा कर दिया, अब आगे करो। सो मैंने SNDT से लॉ किया और जब मैं लॉ कर रही थी तो 2016 में मुझे रियलाइज हुआ कि बार बार घर से पैसे मांगना, क्योंकि 5 साल का कोर्स था और मेरी सिंगल मदर है और दादी थी, सो मम्मी अकेली हो गई थी और बार बार पैसे मांगना घर पे अच्छा नहीं लगता था और मैं तब तक 19 साल की हो गई थी। सो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार कहीं इंटर्नशिप मिलेगी क्या। सो जितनी भी इंटर्नशिप मैं लॉ की कर रही थी दे वर नॉट पेड, आई वाज नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट, यू नो, स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं था। देन अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि यार इवेंट्स में जॉब है, तुम इवेंट्स में काम करोगी क्या। सो कॉर्पोरेट पार्टीज होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा और वहाँ पे मैजिशियंस घूमते हैं और MC होती हैं, तो मैं उन्हें असिस्ट करती थी। तो अगर एक पार्टी है जहाँ पे एक मैजिशियन है जो ताश के ट्रिक्स दिखा रहा है, ये सब कर रहा है, तो मेरा काम होता था देखना कि अरे भाई उसने चाय पी कि नहीं, पानी पी क्या नहीं, उसका मैं ध्यान रखती थी। आई वाज गेटिंग 15,000 फॉर दैट। ओके। उसके बाद 2-3 महीने मैंने वो जॉब की। जब मेरा लॉ चल रहा था तो मैं कॉलेज जाती थी, फिर जॉब करती थी। फिर जॉब करते करते अ फ्रेंड ऑफ माइन, अनदर फ्रेंड ऑफ माइन सेड अरे तुम फिल्मों में काम करोगी क्या, ओके, इंटर्नशिप का जॉब है। तो मैंने कहा यार मुझे तो सेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है। और जब मैं पहली बार 2012 में गई थी, जब मेरी दोस्त ने मुझे फ़ोन करके गुड न्यूज़ दी थी, तब मुझे भाई का एक ऐड था तनिष्क का। तो उन्होंने मुझे सेट पे बुलाया था, RK स्टूडियोज पे। मैं पहली बार सेट पे गई थी, तो मैंने देखा कि यार ये 4 दीवारें हैं लेकिन छत नहीं है सेट पे, क्योंकि दे मेक एन L वॉल और उसके आगे आसपास शूट करते हैं कैमरा लगा के। मैंने कहा ये क्या झूठ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, ये कैसा हुआ, ये तो घर ही नहीं है। सो मुझे लगा कि भाई ये सब तो ये मेरे बस की बात नहीं, झूठ है ये। हाँ ये तो झूठ है, मेक बिलीव। उस टाइम झूठ लगा मुझे, अब बड़ा अच्छा लगता है ये बोलने में कि मेक बिलीव। सो जब उसने कहा कि फिल्म्स में एक फिल्म है उसमें इंटर्नशिप करनी है, सो आई वाज लाइक ठीक है कर लेंगे, पैसे कितने हैं। तो उन्होंने बोला 15,000। मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब यहाँ करूँ या वहाँ करूँ, वहाँ पे जॉन अब्राहम के साथ काम करने मिलेगा, यहाँ ये मैजिशियन के साथ। आई एम नॉट, कुछ छोटा बड़ा नहीं होता कोई काम, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। सो आई वाज लाइक ओके। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और 2016 में शुरू किया मैंने काम और नाउ वी आर 2026 और इस साल मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आती है हमेशा कि एक्टर और डायरेक्टर, इनका फिल्मों में एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये आपसे बेहतर और कौन समझा पाएगा। देखिए, एक्टर और डायरेक्टर दोनों को हमेशा एक्टिंग करनी पड़ती है। एक्टर को एक्ट करना पड़ता है कि हाँ मैं समझ गया, डायरेक्टर को होता है कि हाँ मैं कर लूंगा। सो एंड विद टाइम इट इवॉल्व्स, हर एक एक्सपीरियंस के साथ वो बदलता जाता है। आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कंटेंट पर आप काम करते हैं, कुछ मुख्य कुछ विशेष बताना चाहेंगे आप? आपको ऐसा लगा हो कि ये आपने सोचा नहीं था कभी शायद? देखिए, हर नेक्स्ट डे जो आता है वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करूंगी। सो एवरी डे इज़ वेरी न्यू फॉर मी, इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रायपुर साहित्य उत्सव पे एज ए गेस्ट आऊँगी, मेरा पैनल होगा, मैं इतने इंटरेस्टिंग लोगों के साथ जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है, TJ भानु, सत्यजीत, अनुज शर्मा, इन लोगों के साथ बैठ के मैं एक पैनल डिस्कशन करूँगी, ये सब मैंने कभी नहीं सोचा था। सो लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स,
पता नहीं कब कौन सी चॉकलेट मिल जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक एक्टर की लाइफ में और एक डायरेक्टर की लाइफ में थोड़ा सा क्या अंतर होता है, अब तक आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ना दोनों की लाइफ डिफिकल्ट होती है। एक्टर्स को दोनों के लिए बहुत वेट, हमारा प्रोफेशन जो है ना वो ऐसा है कि हमें बहुत वेट करना पड़ता है, हमें बहुत वेट करना पड़ता है, हमें बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं। बट एक एक्टर के लिए लिमिटेशन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो, अब मैं अगर एक डायरेक्टर बन भी गई तो कल के दिन मैं जाके एक बड़े डायरेक्टर को असिस्ट करके एक स्टेप नीचे जाके मैं काम कर सकती हूँ। बट एक एक्टर के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो जाके असिस्ट नहीं कर सकता, यू नो। सो स्ट्रगल्स हम दोनों के बहुत अलग हैं। वेरएज एक एक्टर की पेमेंट जो होती है वो एक डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा होती है, यू नो। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सेम थिंग। डायरेक्टर ही बनना है ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी, आई फेल इन लव विद द जॉब। जब मैं काम करना मैंने शुरू किया, जब मुझे समझ में आना चालू हुआ, सो ऑन द जॉब आई स्टार्टेड लर्निंग एंड फॉलोइंग इन लव विद द वर्क। जब मैं काम कर रही थी 2019 में, बहुत ही आई कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल राइटर। मेरा कोई प्लान नहीं था राइटर बनने का। मेरी मेंटोर हैं, मेरी सीनियर हैं कनिका ढिल्लन, जिन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, और उसके पहले उसकी भी एक कहानी है, क्योंकि मैं कहानी बताती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ वो भी कहानी। सो 2019 में मैं साहो कर रही थी और मैं यूरोप में थी। हमने पहाड़ों में शूट किया, समंदर के पास शूट किया, सब कुछ किया। मेरी वैसे ही दिखाया है हाँ, पूरी फिल्म हमने बाहर शूट की है, वेकेशन मना के आए हम। सो मेरी बहन बर्लिन में रहती है, शैलजा। सो मैं बर्लिन में थी और मुझे एक शो मिला था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मीरा नायर, सूटेबल बॉय। अब वो शो मुझे करना था। उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम अपनी फ़्लाइट बुक करो और आ जाओ, और उसमें द पेमेंट वाज रियली गुड। हाँ, बहुत अच्छी पेमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा था। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ मीरा नायर्स वर्क। मतलब मॉनसून वेडिंग इज माई फेवरेट। सो आई वॉज सपोज टू लीव। जैसे मेरी आज 8 बजे की फ़्लाइट है, तो मैंने उसको गलत पढ़ा। अरे बाप तो मैंने फ्लाइट का टाइमिंग गलत पढ़ा और मैंने फ्लाइट मिस कर दी। फिर मैं बस स्टॉप पे बैठी हूँ और मुझे फिर से वही मोमेंट आया जो मुझे 12th पे आया था कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ यार। मैंने इतनी महंगी फ्लाइट अपनी पॉकेट से बुक की थी और उसके लिए मैंने 1 साल तक उसका पेमेंट किया है, वो फ्लाइट मिस करने का। सो वो फ्लाइट मिस हो गई और मैं बस स्टॉप पे बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। एंड देन मेरे प्रोडक्शन हाउस ने मेरी 20 दिन बाद की फ़्लाइट टिकट करके रखी थी, साहो ने। सो मैं 20 दिन मैंने बड़े मज़े किए बर्लिन में, मुझे अपनी बहन के साथ और समय बिताने को मिल गया। बट द मोमेंट आई केम बैक, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे और ये डायरेक्शन में काम नहीं करना, आई वांट टू एक्सपैंड, क्योंकि तब तक मैं 9-10 फिल्में कर चुकी थी। मैंने विदाउट ब्रेक सारी फिल्में की हैं। सो मैं यहाँ आई और बॉम्बे में वापस आई और हमारी फिल्म थी जजमेंटल है क्या की सक्सेस पार्टी थी। और वहाँ पे मैं कनिका से मिली, तो कनिका ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ। तो मैंने कहा आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा क्या बकवास कर रही है, तुझे लिखना है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं लिख सकती हूँ, ऐसे मैसेज तो लिख लेती हूँ, फेसबुक स्टेटस लिख लेती हूँ, तो मैं लिख तो सकती हूँ, बट मुझे ऐसे स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता है। सो शी सेड कि आई विल पे यू, जॉइन मी एंड लर्न, सीखो। सो वो
जिस तरीके से उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे आगे लेके गई वो, आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हर फॉर दैट, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगी। और तब मैंने 1 साल मैंने उन्हें बहुत परेशान किया। मैं इतनी चीज़ें लिखती थी, मैं लिखती जाती थी, पेजेस भरती जाती थी, और वो पेशेंटली मेरी चीज़ें पढ़ के बोलती थी, बेटा ये ना थोड़ा तुम ठीक करो। सो आई हैव बीन very blessed in terms of the people I have met. They've been very nice to me. मैंने उनके साथ 3 से 4 साल काम किया, and then जैसे हर गुरु शिष्य का होता है, eventually आप एक स्टेप आगे लेते हो और इंडिपेंडेंटली अपना काम चालू करते हो, और वही मेरे साथ हुआ। एक और बात ये है कि जब आपने काम करना शुरू किया, सबसे पहला बड़ा काम आपको कौन सा मिला था? मेरे लिए तो हर काम बहुत बड़ा है। मेरे लिए हर चीज़ इतनी फिल्मी है, क्योंकि जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी 2013 में, तो मैं जुलाई में शिफ्ट हुई थी, और 15 दिन के अंदर अंदर ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरी मॉम रायपुर से बॉम्बे आई, और वो 20 दिन तक मेरा बच्चे जैसा ध्यान रख रही थी। और मेरा जो हॉस्पिटल का रूम था ना, वो रूम से एक होर्डिंग दिखती थी मेरे बेड से। अच्छा। ठीक है, और उसमें ना मद्रास कैफ़े का पोस्टर लगा हुआ था, और मुझे बुखार में और बीमारी में मुझे सिर्फ जॉन अब्राहम दिखता रहता था। और दिस इज 2013, मुझे पूरे टाइम जॉन अब्राहम दिख रहा है। 2 हफ्ते के लिए मैं थी, और हर ट्यूसडे ना पोस्टर चेंज होता था, और बस वही दिखता रहता था। मैं नींद के नशे में, दवाई के नशे में, यू नो, यू आर ऑलवेज लाइक आप एक अजीब सी जोन में रहते हैं जब आप बहुत ज़्यादा दवाइयों में रहते हैं। मुझे सिर्फ जॉन दिखता रहता था। और फिर मेरी पहली फिल्म हुई, और वहाँ मुझे मेरे सामने आ गए वो। सो every moment for me has been very special, or maybe that's how I see it. I don't know. But जैसे मेरी कहानियों में मैजिक रियलिज्म जो होता है, लाइक चलती फिरती जिंदगी में जो जादुई मोमेंट होते हैं ना, वो मुझे हर जगह दिखते रहते हैं। तो दिस इज एवरीथिंग इज वेरी बिग फॉर मी। एक छोटी सी बात, क्योंकि आप वुमेन हैं और बहुत सारी वुमेन्स इंडस्ट्री में काम कर रही है, हर अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसा कि हर जगह वुमेन्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रूफ करने की आवश्यकता होती है? ये अभी भी है, या चीज़ें बदल गई हैं या बदल रही हैं? देखिए, जब मैंने शुरू किया था ना काम, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। ये मेरी अच्छी किस्मत है या क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ, मैंने देखा है कि औरतों को थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। कई जगह पे लोगों ने बोला, अरे लड़की है यार, मतलब अभी हर महीने बीमार पड़ेगी, हर यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम जो बात कर रहे हैं ना, अगर हम इस पे बात शुरू करेंगे तो बहुत लंबी जाएगी। ये घर से शुरू होता है। ये सालों की जो हमारी सोच है, उसको हम 10 साल में बदल नहीं सकते। यू नो, अभी हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड ना वो लड़के और लड़की का जो डिफरेंस होता है ना, वो आ जाता है। सी अगेन, आई विल गो बैक एंड सी कि मुझे काम में कभी फेस नहीं करना पड़ा। इन जनरल लाइफ, डे टू डे लाइफ में जब आप लोगों से डील करते हो तो हाँ, बट जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, आई हैव नॉट फेस दिस। सुविज्ञा, बॉलीवुड में अगर मैं बात करूं तो हम बहुत सुनते हैं, आप तो उससे पास से देखते हैं, पर हम सुनते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स में नेपोटिज्म बहुत चलता है। आपके भाई सत्यजीत दुबे से भी मैंने ये चीज़ें पूछी हैं। अब वो एक्टर वाली चीज़ें तो उन्होंने समझा दी, लेकिन डायरेक्टर वाली लाइन में भी ऐसा होता है क्या? नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म अच्छा, उनका एक जवाब भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर नेपोटिज्म ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर जैसी है तो वो नेपोटिज्म मुझे पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन थाली में परोस के देने के बाद भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए, अब ऐसा है ना कि कहते हैं ना, सुनार का बेटा सुनार, वही है। अगर कल के दिन, ऑफ कोर्स आई एम सी अगेन इट्स अ टॉपिक जो जिसपे बहुत लेयर्स हैं। कल के दिन अगर मेरे बच्चे होते हैं
ऑब्वियसली। और वो बोलेंगे कि मुझे एक्टर बनना है तो मैं कोशिश करूंगी। लेकिन नेपोटिज्म एक पेरेंट का मुझे लगता है मॉरल ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज होती है फेवरेटिज्म, और नेपोटिज्म से ज्यादा खतरनाक है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म इज कि एक बैग में आप 8 लोगों को रखो, उसमें जो 2 हैं वो आपके सबसे फेवरेट हैं, आप उनको ज्यादा पुश कर रहे हो क्योंकि उनसे रिजल्ट में आपको। ये इस लाइन में भी होता है। अरे ये हर जगह होता है, आखिर में हम सब हैं तो ह्यूमंस ही, बस लेवल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, यू नो। बट फेवरेटिज्म इज मोर लीथल, क्योंकि एक होती है वो ना, मैंने अभी रिसेंटली सुना था कोकोमेलन थ्योरी। कोकोमेलन थ्योरी। तो कोकोमेलन में क्या होता है ना कि 2-3 जो एक म्यूजिक है, वो म्यूजिक बार बार जब आप रिपीट करते हो ना तो बच्चे को ट्रिगर करता है, ठीक है, वो उसके दिमाग में फीड हो जाता है। द सेम वे अगर आप एक ही अनटैलेंटेड इंसान को बार बार रिपीट करो, 10वीं फिल्म तक ना अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि वो इतना काम करेगा ना कि वो सीख जाएगा। सेम विथ इंडस्ट्री। कई बार ऐसा नहीं लगता कि हम तो इतना करके इतना घस के यहाँ तक पहुंचे, सामने वाला आया एक ब्रेक में किया और निकल लिया, तो कभी ऐसा आता है दिमाग में यार हम लोग तो मतलब क्या ही कर रहे हैं फिर? देखिए जिस दिन ये दिमाग में आ गया ना उस दिन आपकी लाइफ खराब हो गई। जर्नी है मेरी। कैसे टॉलरेट करते हो, इग्नोर करते हो या ध्यान ही नहीं देते हो? सी जितना कठिन जितना इजी ये सुनने में लगेगा, मेरे बोलने में लगेगा, बट अल्टीमेट ट्रूथ इज एक्सेप्टेंस। मेहनत लगेगी लेकिन कुछ चीज़ें ना हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप रिवर का फ्लो चेंज नहीं कर सकते। आप यू कांट चेंज द करंट, द रिवर फ्लो नहीं बदल सकता वो सब। और एक चीज मैंने देखी है, बोला जाता है ये जो एक्टर्स होते हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं यार, ये क्या फंडा है? मतलब ऐसा जरूरी है कि एक्टर ही बनना है तो क्या पढ़ने की जरूरत है? ये आप मानती हैं क्या? पढ़ाई चलो आपने अपनी थियरी बताई, लेकिन एक बेसिक जो होता है, हम तो ये भी सुने कई सारे लोग जो हैं 10th-12th किए हैं, ग्रेजुएट तक नहीं है, तो ये कहाँ तक ठीक है? आई थिंक अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है, नहीं तो हमारे एकेडमिक्स में बहुत अमेजिंग चीजें नहीं है जो आपको एज अ आपका करियर बना देंगे, ठीक है। अगर आप आप प्लेन्स बना रहे हो, आप रेलवे ट्रैक्स बना रहे हो, पढ़ लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, ऑफ कोर्स देयर आर वेरी गुड बिजनेस स्कूल्स, बट फॉर एक्टर्स इट्स वेरी डिफरेंट। पढ़ाई लिखाई बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है चीज। 10वीं तक भी पढ़ के बहुत लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इट्स आप खुद को कितना जानते हो, आप दुनिया को कितना समझते हो, चीजें कैसे देख पा रहे हो, देखने से ज्यादा आप कितना लोगों को सुनते हो और ऑब्जर्व करते हो, यू नो। सो इट्स एन एक्टर शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज, अब्जॉर्ब करते जाओ, तभी वो निकलेगा, नहीं तो फिर तो हम सब खाली बर्तन ही हैं। बिना किसी बॉलीवुड बैकग्राउंड के खुद को वहां पर स्थापित करना कितना मुश्किल था? देखिए मेरा भाई एक्टर है और वो मुझसे पहले से ही बिकेम एन एक्टर, बट उनके थ्रू आई डिड नॉट गेट वर्क, क्योंकि पहली बात तो जैसे अभी रिसेंटली, क्योंकि बॉलीवुड बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो सत्यजीत ने भी तो डायरेक्ट किया ना, फिर उसके पहले अगर मैं बात करूँ तो फिर तो कोई बैकग्राउंड नहीं था। नहीं है, अच्छा बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है, लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हमारे ग्रैंड अंकल, मेरे पिताजी के चाचा, पंडित सत्यदेव दुबे, वो बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर प्ले राइट रहे हैं। लेकिन जब मैं बॉम्बे पहुंची 2012 में उनका निधन हुआ और 2013 में मैं बॉम्बे पहुंची, ठीक है। उसके बाद भाई थे वहाँ पे, भाई को कुछ ऐसा बहुत सी पीपल नो अस, बट हमें उनके नाम से काम नहीं मिला है कभी, हमें खुद प्रूव करना पड़ा है। भाई के लिए भी उनको काम खुद, उन्होंने 300 ऑडिशन दिए तो उन्हें पहली फिल्म मिली है,
मैंने 10 जगह काम किया है तो मुझे आज लोग जानते हैं. नाउ द किस्सा दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, एक एनेक्डोट है कि रिसेंटली अनुराग कश्यप भाई से मिले, ठीक है, और भाई ने बताया कि सुविज्ञा आपके बारे में बात कर रही थी. तो कश्यप जी ने कहा कि वो तेरी बहन है. सो अच्छा, उनको मालूम नहीं? उनको नहीं मालूम था, और मैंने उनके साथ सीक्रेट गेम्स में काम किया है. सो हम बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लिटरेचर बैकग्राउंड से आते हैं. मेरी दादी के बड़े भाई भवानी प्रसाद मिश्र थे जो बहुत बड़े कवि थे. फिर दुबे जी हैं जो बहुत बड़े प्ले राइट हैं. हमारे बड़े पापा थे, उन्होंने गांधी में काम किया है, सारांश में काम किया है, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है. लेकिन वो बैकग्राउंड ने हमें इंटरनली बहुत हेल्प किया, बट एक्सटर्नली कुछ ऐसा नहीं. इंटरनली मतलब खुद को लर्न करने में, देखने में, एक तरीके से इंस्पिरेशन में हेल्प किया आप लोगों की, ये कहा जा सकता है. लेकिन जो आप लोगों ने वहाँ किया वो खुद किया. हाँ, मतलब अगर आप मेरे भाई के साथ भी बैठो या मेरी बहन के साथ बैठो, जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े पापा, हमारे पापा, वो हमें किस्से सुनाते रहते थे. हम पूरे टाइम किस्से सुन के बड़े हुए हैं. वो हमारे लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था. सो दैट इज़ वन थिंग दैट वी बोरोड फ्रॉम देम. और आगे जो रास्ता चुना वो हमने खुद चुना है. एक लास्ट क्वेश्चन लूँगी, आगे की क्या प्लानिंग है? वैसे तो डायरेक्टर्स बताते नहीं हैं हम क्या करने वाले, फिर भी मैं पूछूंगी कि आगे की क्या प्लानिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है हमें देखने के लिए. मैंने अभी एक फीचर फिल्म लिखी है. मैं और भाई एक कहानी साथ में लिख रहे हैं. लेकिन जब तक चीजें हो नहीं जाती उनके बारे में बात करने का कोई मतलब ये अभी इस पे काम चल रहा है. हाँ, एवरीथिंग इज वर्क इन प्रोग्रेस. तो ये थी हमारे साथ सुविज्ञा दुबे. अगर मैं बात करूं कि सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है, राइटर ही नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट में ये काम कर रही हैं, आगे भी करती रहेंगी. IND24 की शुभकामनाएं भी इनके साथ है. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप अपने फेस को स्ट्रगलिंग मोड पर डालते हो तो कहीं ना कहीं जाकर दरवाज़ा खुलता है और कहीं ना कहीं जाकर आपको सफलता मिलती है. कहीं ना कहीं सुविज्ञा दुबे की बातों ने ये प्रूव किया है कि जब आप एक ऐसे फेज में हो जहां आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, वहां पर फिर से आपको उठना है, उठकर चलना है, पीछे नहीं मुड़ना है. और जब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तो इस तरह की सफलता आपके लिए मेहनत के साथ खड़ी रहती है. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में समय देने के लिए. थैंक यू सो मच.